हेलो साथियों, मैं अमित वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी में। साथियों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान का पाठ नंबर 9 का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। इस पाठ का नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। साथियों, आनुवांशिकता को हम अपने प्रथम भाग में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे जैव विकास के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे प्रथम भाग को नहीं देखा है तो आप क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में जाकर हमारे प्रथम भाग को भी देख लें, जिससे कि आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ सके। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि जैव विकास क्या होता है। तो जो जैव विकास होता है यह एक ऐसी धीमी प्रक्रिया है जो लाखों करोड़ों वर्षों में जीवन को उत्पत्ति में सहायक होती है, जिससे कि नई जाति का उद्भव होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम जैव विकास। तो देख लेते हैं, वह निरंतर धीमी गति से होने वाला प्रक्रम जो हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व जीवों में शुरू हुआ हो। ऐसी निरंतर धीमी प्रक्रिया जो हजारों करोड़ों वर्ष पहले जीवों में शुरू हुई हो और जिससे कि एक नई स्पीसीज का उद्भव हुआ हो, एक नई जाति का उद्भव हुआ हो, तो उसे हम बोलते हैं जैव विकास। साथियों, अब हम यहाँ पर एक स्थिति देखते हैं कि किस प्रकार से जीवों का उद्भव होता है, किस प्रकार से नई स्पीसीज का उद्भव होता है। तो हम पहली स्थिति लेते हैं जिसमें कि लाल भृंगों का एक समूह है। लाल भृंगों का मतलब लाल कीटों का, लाल जो छोटे मोटे कीटे होते हैं उनको हम भृंग बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो एक लाल भृंगों का एक समूह है जिसमें क्या होता है, जनक के द्वारा रंग में परिवर्तन हो जाता है। जब उनका जो है लैंगिक जनन होता है तो जनन के समय उनके रंग में परिवर्तन हो जाता है। किस प्रकार से परिवर्तन होता है वो देख लेते हैं। जो लाल रंग के कीट थे उनमें सभी जो भृंग होते हैं वो लाल होते हैं, केवल एक जो है हरा भृंग की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, क्या हुआ जनन के दौरान, जैसा कि आप जानते हैं लैंगिक जनन में जो है, लैंगिक जनन में क्या होता है, विविधता देखने को मिलती है। तो उसी विविधता के कारण सभी जो है भृंग लाल थे, केवल एक जो भृंग था वो हरे कलर का उत्पन्न हुआ। जब हरे कलर का भृंग उत्पन्न हुआ तो जो क्या हुआ, जो लाल रंग के भृंग थे वो कौओं के द्वारा उनके लक्षण को पहचानने में समर्थ थे। यानी कि कौए जो थे वो लाल भृंग को आसानी से झाड़ियों में देख सकते थे, क्योंकि हरे रंग की झाड़ियों में हरा रंग तो पता नहीं लगेगा, यानी हरे कीट तो मालूम नहीं होंगे। तो क्या हुआ, उन्हें लाल जो रंग के कीट थे, भृंग थे, वो साफ साफ दिखाई दे जाते थे। तो कौओं ने लाल लाल रंग के सभी जो है कीटों को खा लिया और खाने से क्या हुआ, भृंगों की संख्या में कमी आई। जो लाल रंग के भृंग थे उनमें क्या हुआ, कमी आ गई। अब जो एक भृंग था हरा, उसने क्या किया, जनन किया और संतति में काफ़ी जो है हरे रंग के जो है कीट उत्पन्न किए। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो हरे रंग के भृंग थे वो झाड़ियों से मेल खाते थे और कौओं द्वारा भक्षण में कमी, यानी कौए भी उनको खा नहीं पाते थे, जिससे क्या हुआ, हरे भृंगों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। क्या हो गया, हरे भृंगों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई, यानी कि एक नई स्पीसीज का उद्भव हुआ। ठीक है, एक नई स्पीसीज का उद्भव हुआ यहाँ पे। ठीक है, कौन सी स्पीसीज का, लाल भृंग से एक हरे भृंग की स्पीसीज का निर्माण हुआ। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं हम, तो इसमें निष्कर्ष यह निकला कि हरे भृंगों का प्राकृतिक चयन का फायदा हुआ। हरे भृंगों को किसका, प्राकृतिक चयन का फायदा हुआ, क्योंकि वे हरे झाड़ियों में दृश्य नहीं थे। यह प्राकृतिक चयन कौओं द्वारा किया गया। ठीक है, ये प्राकृतिक चयन जो था वो कौओं के द्वारा किया गया। ठीक है, प्राकृतिक चयन भृंग समष्टि में अनुकूल दर्शा रहा है, जिससे समष्टि पर्यावरण में और अच्छी तरह से रह सके। जो प्राकृतिक चयन था वो भृंग समष्टि में क्या कर रहा है, अनुकूलन दर्शा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो हरे रंग के जो
कीट थे उनके अनुकूल जो है स्थिति को दर्शा रहा है, ठीक है, प्राकृतिक चयन, ठीक है, जिससे कि वो समष्टि पर्यावरण में और अच्छी तरह से रह सके। कौन? हरे रंग के भृंग, ठीक है। अब हम एक स्थिति सेकंड लेते हैं जिसमें भी सभी जो हैं लाल रंग के भृंग हैं और क्या करते हैं, जनन करते हैं, और जनन के दौरान रंग में परिवर्तन आता है। क्या होता है? जनन के दौरान रंग में परिवर्तन आता है और सभी भृंग कैसे? लाल, केवल एक भृंग जो है वो नीला उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, लाल भृंग, जो लाल भृंग हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होती है और नीले रंग के जो भृंग हैं उनमें भी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जो कौवे हैं वो लाल भृंग को भी खा सकते हैं आसानी से और नीले रंग के भृंग को भी आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि हरे रंग की झाड़ियों में नीला रंग भी साफ साफ दिखाई देगा और लाल रंग भी साफ साफ दिखाई देगा। तो जो कौवे हैं वो नीले भृंगों को भी पहचान कर खा जाते हैं और क्या होता है, भृंगों की संख्या में कमी आती है। क्या होता है? भृंगों की संख्या में कमी आती है। फिर क्या होता है, अचानक से एक ऐसी प्राकृतिक घटना घटित होती है जिससे क्या होता है, लाल भृंग से नीले से अधिक हो जाते हैं। जो लाल भृंग होते हैं वो नीले से अधिक होते हैं, ठीक है। फिर अचानक एक घटना घटित होती है कि अचानक एक हाथी आता है, ठीक है, अचानक एक हाथी आता है या मान लो आग लग जाती है, ठीक है, और उस घटना में क्या होता है, भृंगों सहित झाड़ी को रौंद दिया जाता है। वो हाथी क्या करता है, भृंगों के सहित झाड़ी को रौंद देता है। संयोग से नीले भृंग बच जाते हैं। किससे? संयोग, बस किसी संयोग से जो है नीले नीले भृंग बच जाते हैं और लाल भृंग जो है नष्ट हो जाते हैं। मान लो आग लग गई और आग से क्या हुआ, लाल भृंग जल गए और नीले नीले भृंग शेष बचे। ये क्या हुआ, संयोग बस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्थिति थी वो समष्टि के अनुकूल नहीं थी। क्या नहीं थी? समष्टि के कोई अनुकूल नहीं थी। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकलेगा, जो रंग परिवर्तन से अस्तित्व के लिए कोई लाभ नहीं मिला, जो रंग परिवर्तन था उससे कोई लाभ नहीं मिला। यह संयोग ही था कि दुर्घटना के कारण एक रंग की रंग समष्टि बच गई, ठीक है। ये संयोग ही था जिससे कि एक जो है समष्टि बच गई और दूसरी समष्टि नष्ट हो गई, जिससे समष्टि का स्वरूप बदल गया। अतः छोटी समष्टि में दुर्घटनाएं किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती हैं, जबकि उनकी उत्तरजीविता हेतु कोई लाभ नहीं है, ठीक है। उनकी उत्तरजीविता के लिए कोई भी लाभ नहीं है। जो छोटी समष्टि होती हैं उनमें दुर्घटनाएं जो हैं क्या कर सकती हैं, जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन उनकी उत्तरजीविता का कोई भी लाभ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक हम थर्ड स्थिति और देखते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें भी लाल भृंगों का ही एक समूह है। और साथियों आप ध्यान रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब किस प्रकार से दिखाना है ये आपको समझ लेना है यहाँ पे, ठीक है। जो बात समझ में ना आए वो हमें कमेंट करके बताएं, हम छोटे से वीडियो के माध्यम से उसको अच्छे से समझा सकें। लाल भृंगों का समूह था। भृंगों के आवास में क्या हुआ, पादप रोग लग जाता है। जो पादप रोग होते हैं, मान लो छोटे छोटे कीट लग जाते हैं, ठीक है, पादप रोग लग गया। फिर क्या हुआ, भृंगों के औसत भार में, जो भृंगों का औसत भार में जो है अल्प पोषित की वजह से कमी आ जाती है। तो भृंगों के औसत भार में क्या हो जाता है, कमी आ जाती है। फिर क्या होता है, भृंगों की जो संख्या होती है उसमें निरंतर गिरावट होने लगती है, और जब गिरावट होने लगती है फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो रोग भी समाप्त हो जाता है। और जब रोग समाप्त हो जाता है तो भृंगों की संख्या तथा भार में पुनः वृद्धि हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर लाल और नीले रंग के दो भृंग थे, ठीक है, जिनमें पादप में रोग लगने के कारण क्या हुआ, वो जो है काफ़ी मात्रा में कमी आई। फिर से क्या हुआ, जब पादप रोग समाप्त हो गया तो फिर से उनमें वृद्धि हो गई, ठीक है। भृंगों की जनसंख्या में कोई आनुवांशिक परिवर्तन नहीं आता। इसमें क्या होता है, भृंगों की जनसंख्या में कोई आनुवांशिक परिवर्तन नहीं आता। जनसंख्या में प्रभाव कुछ समय के लिए पर्यावरण के कारण आया था। किसके कारण आया था, पर्यावरण के कारण कुछ समय के लिए जो है जनसंख्या प्रभाव आया था, ठीक है, और इसमें कोई आनुवांशिक परिवर्तन नहीं था, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं उपार्जित एवं आनुवांशिक लक्षण, ठीक है साथियों। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है
ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं उपार्जित लक्षण और फिर हम बात करें आनुवांशिक लक्षण की। तो जो उपार्जित लक्षण होते हैं ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाते हैं। कब प्राप्त किए जाते हैं? अपने जीवन में, यानी जीवन के समय अपने, जैसे कि किसी व्यक्ति कोई महिला है मान लो, अगर उसके नाक कान छेद दिए जाएं तो ये काम कब हुआ? उसके जीवन के समय हुआ ना, तो इसे हम कहेंगे उपार्जित लक्षण। ठीक है। और जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं ये लक्षण जीवों को जो है वंशानुगत प्राप्त होते हैं। वंशानुगत यानी डीएनए के माध्यम से प्राप्त होते हैं, अपने जो है जनक से प्राप्त होते हैं। ठीक है। और जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो संतति को जनक के द्वारा प्राप्त नहीं होते। ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते व अगली पीढ़ी को वंशानुगत स्थानांतरित नहीं होते। जो उपार्जित लक्षण होते हैं ये वंशानुगत नहीं होते हैं और अगली पीढ़ी में नहीं जाते। मान लो यदि कोई व्यक्ति ले लिया जाए और उसके दोनों पैर काट दिए जाएं, क्या किया जाए? दोनों पैर काट दिए जाए और फिर अगर उसकी शादी हो जाए और शादी के बाद क्या उसके बच्चों के भी पैर नहीं होंगे? तो ऐसा नहीं होता है, उसके बच्चों के पैर होंगे, क्योंकि ये जो लक्षण था ये उपार्जित लक्षण था जो कि वंशानुगत यानी कि जनक से संतति में स्थानांतरित नहीं होता है। ठीक है। और ये जो लक्षण होते हैं उपार्जित लक्षण ये जैव विकास में भी सहायक नहीं होते हैं। अब बात करते हैं हम आनुवांशिक लक्षण की। ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं तथा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। ये किसमें? जनन कोशिकाओं यानी शुक्राणुओं में जो है घटित होते हैं तथा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी कि जनक से संतति में पहुंचते हैं। ये जैव विकास में सहायक हैं। उदाहरण के लिए मानव के आँखों व बालों के रंग, जैसे कि किसी मानव की आँखें भूरी हैं तो ये 99% आवश्यक है कि उसके बच्चे की भी आंखें भूरी होंगी। ठीक है। व बालों का रंग, उसके बालों का रंग, किसी जनक के बालों का रंग अगर भूरा है तो उसके बच्चों के भी बालों का रंग 99% भूरे होने के चांस होते हैं। तो ये था हमारा उपार्जित लक्षण एवं आनुवांशिक लक्षण। अब हम बात करते हैं जाति उद्भव जो है किस प्रकार से होता है। तो साथियों जो जाति उद्भव होता है ये मुख्यतः 4 प्रकार से होता है। नंबर 1 जीन प्रवाह द्वारा। किसके द्वारा? जीन प्रवाह द्वारा जो है जाति का उद्भव होता है। उन दो समष्टियों के बीच ये जीन प्रवाह जो है उन दो समष्टियों के बीच होता है जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती किंतु आंशिक रूप से अलग अलग हैं। तो जो जीन प्रवाह हैं, जैसे कि मान लो एक उपसमष्टि ली हमने, एक स्थानीय उपसमष्टि ली X1 और दूसरी उपसमष्टि ली अप्रवासी। ठीक है। जैसे कि एक मैंने इंडिया का व्यक्ति लिया और दूसरा हमने वेस्ट इंडीज का व्यक्ति लिया। कहाँ का? वेस्ट इंडीज का व्यक्ति लिया। ठीक है। ये कैसी स्थानीय समष्टि थी और ये अप्रवासी समष्टि थी। इनके बीच हमने जनन करवाया और जो जीन प्रवाह हुआ उसके द्वारा जो है स्थानीय समष्टि में विभिन्नता देखने को मिलेगी। यानी आपने इंडिया और वेस्ट इंडीज के एक व्यक्ति में जनन करवाया तो क्या आपको स्थानीय समष्टि में यानी कि जो इंडिया का व्यक्ति, अब जो संतति होगी उसमें कुछ लक्षण इंडिया के व्यक्ति के तथा कुछ लक्षण जो है वेस्ट इंडीज के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है, नई जो संतति आती है उसमें जो है जीन प्रवाह के माध्यम से कुछ विभिन्नता देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट यानी कि आनुवांशिक विचलन के द्वारा जाति उद्भव। किसी एक समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में जीन्स की बारंबारता यानी जीन ठीक है, जीन ठीक है, जो कि किसकी इकाई है? डीएनए की इकाई। जीन्स की बारंबारता से अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होना। यहाँ पर हम नीचे समझेंगे आनुवांशिक विचलन को उदाहरण के सहित। अब बात करते हैं नंबर 3 प्राकृतिक चुनाव की। वह प्रक्रम जिसमें प्रकृति उन जीवों का चुनाव कर बढ़ावा देती है जो बेहतर अनुकूलन करते हों। ठीक है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, जो हरे रंग के कीट थे, ठीक है, उनको बढ़ावा दिया था किसने? प्रकृति ने। किसमें? झाड़ियों में छुपने के लिए। तो इसे कहते हैं हम प्राकृतिक चुनाव। तो ऐसे जीवों का चुनाव जो बेहतर अनुकूलन करते हैं, ठीक है, उस स्थिति में रहने के बेहतर योग्य हैं। ठीक है। अब नंबर 4 आता है भौगोलिक पृथक्करण।
यानी कि प्रकृति के द्वारा पृथक्करण जनसंख्या में नदी पहाड़ आदि के कारण आता है। इससे दो उपसमष्टि के मध्य अंतर्जनन नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बताएंगे भौगोलिक पृथक्करण। ठीक है साथियों, आनुवांशिक विचलन में हम देखेंगे यहाँ पर एक समष्टि जेड है। क्या है? समष्टि जेड है। और इसमें क्या हुआ, समष्टि जेड जो जहाँ पर मान लो ये समष्टि जेड है, ये पूरी तरह से समष्टि जेड के लोग यहाँ पर वास करते हैं। ठीक है, इस समष्टि जेड में क्या हुआ, एक ज्वालामुखी आया और ज्वालामुखी से क्या हुआ, बीच में एक दरार पड़ गई। क्या पड़ गई? ये मान लो दरार पड़ गई, ये यहाँ पर। ठीक है, बीच में दरार पड़ गई और क्या हुआ, ये दो उपसमष्टि में बट गई, उपसमष्टि Z1 और उपसमष्टि Z2। जब ये उपसमष्टि Z1 और Z2 में बट गई तब क्या हुआ, ना इधर के जीवों ने इधर के जीवों से जनन प्रवाह करवाया, तो इसे हम कहते हैं भौगोलिक पृथक्करण। ये क्या हो गया, इनका भौगोलिक पृथक्करण हो गया। ठीक है, बिलग नदी या पहाड़ के माध्यम से। ठीक है, अब क्या हुआ, जो उत्तरोत्तर पीढ़ियां थी उन्होंने भी जनन नहीं कर पाया और क्या हुआ, विभिन्न परिवर्तनों का संग्रहण उपसमष्टि Z1 और Z2 में होता रहा। यानी कि इनका जो जनन नहीं हो पाया और क्या हुआ, जो उत्तरोत्तर पीढ़ियां थी उनमें क्या है, विभिन्नता देखने को मिलती रही। जब विभिन्नता देखने को मिलती रही तो क्या हुआ, आनुवांशिक विचलन हुआ, यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ। और फिर क्या हुआ, प्राकृतिक विचलन हुआ, यानी कि प्राकृतिक चुनाव हुआ और प्रकृति ने जिस चीज़ को चुना, ठीक है, वही जो है आगे जो है जीवों की नई स्पीसीज के माध्यम से उभरी। ठीक है, उपसमष्टि Z1 और उपसमष्टि Z2 अंतर्जनन में असमर्थ रही, जिससे क्या हुआ, ये दोनों उपसमष्टि जो थी, उपसमष्टि Z1 और Z2 दोनों अंतर्जनन में असमर्थ रही, जिससे कि क्या हुआ, नई स्पीसीज 1 और नई स्पीसीज 2 का उद्भव हुआ। ठीक है, तो ये था मेरा जाति उद्भव। और ये जो आनुवांशिक विचलन है, इसका कारण जो है, यदि डीएनए में परिवर्तन पर्याप्त हो, क्या हो, डीएनए में परिवर्तन पर्याप्त हो तो क्या होता है, आनुवांशिक विचलन होता है। तथा गुणसूत्रों की संख्या में भी परिवर्तन होना आवश्यक है, तब जाके क्या होता है, आनुवांशिक विचलन होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि विकासीय संबंध योजना की। तो यहाँ से भी ये भी इस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे केवल समजात अभिलक्षण पूछ लिया जाए या समरूप अभिलक्षण पूछ लिया जाए। यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य पूछ लिया जाता है, तो आप इसे ज़रूर देख के जाइए। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे समजात अभिलक्षण की। साथियों, समजात अभिलक्षण क्या होता है, तो ऐसे जीव जिनकी जो आधारभूत संरचना है वो एक समान होती है। कैसे होती है? एक समान होती है, लेकिन जो उनके कार्य होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है, यद्यपि विभिन्न जीवों में उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि रचना तो एक समान होगी, लेकिन कार्य कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम समजात अभिलक्षण। उदाहरण के लिए हम ले लें, हम मान लो एक मेढक को ले लें। किसे ले लें? मेढक को ले लें। मेढक का अग्रपाद यानी कि हाथ ले लें, इस प्रकार से होगा। ठीक है, और अगर हम मानव का हाथ ले लें वो भी कुछ इस प्रकार से होगा। यदि हम छिपकली का हाथ ले लें वो भी कुछ इस प्रकार से होगा। अगर आप देखें तो इनमें क्या है, ये इनके हाथ जो है कैसे हैं, समान है, लेकिन इनके कार्य अलग अलग हैं। हमने जब मेढक का हाथ लिया तो मेढक किसका काम करता है? मेढक का हाथ काम करता है उछलने के काम में। किसके? उछलने काम में। लेकिन मानव का हाथ किस काम आता है? किसी वस्तु को पकड़ने के काम में। ठीक है, और हमने यहाँ पे तीसरा लिया था छिपकली। तो छिपकली का हाथ जो होता है वो किस काम में आता है? वो आता है हमारा दीवालों पे रेंगने के काम में। किस पे? दीवालों पे रेंगने के काम में। तो इनके काम अलग अलग थे, लेकिन आधारभूत जो संरचना थी वो लगभग एक समान थी। ठीक है, अब देखो समजात अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि इन अंगों की मूल उत्पत्ति के ही प्रकार के पूर्वजों से हुई है, वह जैव विकास का प्रमाण देते हैं। जो समजात अंग है यानी कि हाथ है हमारा, अग्रपाद है, ठीक है, ये किस बात की ओर संकेत करते हैं कि जो इन अंगों की जो मूल उत्पत्ति है वो एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुई है। ठीक है, तथा जैव विकास का ये प्रमाण देते हैं। अब हम बात करते हैं समरूप अभिलक्षण की। किसकी? समरूप अभिलक्षण की।
वह अभिलक्षण जिनकी संरचना व संघटकों में अंतर होता है। सभी की उत्पत्ति भी समान नहीं होती, किंतु कार्य समान होता है। तो साथियों, समरूप अभिलक्षण वह होता है जिसमें जो है उनके जो अंग होते हैं वो समान नहीं होते, अंग जो होते हैं वो समान नहीं होते, लेकिन जो कार्य होते हैं वो समान होते हैं। जैसे कि पक्षी के अग्रपाद, तो जो पक्षी के पंख होते हैं, ठीक है, अब जब पक्षी के पंख हैं और यहाँ पर किसके पंख है, चमगादड़ के पंख है, तो पक्षी के पंख में क्या होता है साथियों, हड्डियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और जो चमगादड़ के पंख होते हैं उनमें हड्डियाँ नहीं पाई जाती, यानी कि जो इनकी संरचना होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। कैसी होती है, अलग अलग होती है, लेकिन इनके कार्य क्या होते हैं, एक ही होते हैं। यानी कि पक्षी भी पंखों से उड़ने का कार्य करते हैं और चमगादड़ भी पंखों से उड़ने का कार्य करता है, ठीक है। यानी कि समरूप अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि जंतुओं के अंग जो समान कार्य करते हैं अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए हैं। जो समान कार्य करते हैं वो किससे, अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए हैं, यानी कि एक हड्डी रहित और एक हड्डी सहित। अब बात करते हैं जीवाश्म की। तो जीवाश्म क्या होता है, तो जो जीवों के जो परिरक्षित अवशेष होते हैं, जो परिरक्षित अवशेष होते हैं उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाए, यानी कि कोई मृत जीव है वो मिट्टी में सूखकर कैसा हो जाए, कठोर हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीवाश्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीवाश्म। तो उदाहरण के लिए जो जीवाश्म होते हैं वो आमोनेट, ट्राइलोबाइट, नाइटिया और राइजोसरस, ठीक है, ये जो होते हैं जीवाश्म अकशेरुकी जीवाश्म होते हैं, ठीक है। ये भी जीवाश्म कैसे, अकशेरुकी होते हैं, इनमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। और जो नाइटिया है वो जीवाश्म मछली है, और जो राजोसॉरस है ये जीवाश्म डायनासोर कपाल है। अब हम बात करते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं। इस बात का पता हम कैसे लगाएं कि जीवाश्म जो हैं कितने समय, कितनी आयु के हैं, कितने पुराने हैं। तो पहला जो तरीका है, खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्म की अपेक्षा अधिक नए होते हैं। मान लो यहाँ पर हमने खुदाई की तो ये 1 2 3 यहाँ पे 4 जीवाश्म पाए गए। जो सबसे ऊपर पाया गया जीवाश्म है वो सबसे नया जीवाश्म होगा, और इसके अंदर जो पाया जाएगा वो नंबर 2 पर आएगा, यानी कि इससे थोड़ा अधिक पुराना होगा। और नीचे जाएंगे थोड़ा और अधिक पुराना, और जब सबसे नीचे पहुंच जाएंगे तो सबसे ज़्यादा पुराना जीवाश्म होगा। यानी कि गहराई के अनुसार जो है, जो सबसे ज़्यादा गहराई में होगा वो सबसे ज़्यादा पुराना जीवाश्म होगा। अब बात करते हैं फॉसिल डेटिंग। फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म। जीवाश्म की डेटिंग करके भी हम जीवाश्मों की आयु का पता लगा सकते हैं, जिसमें जीवाश्म पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। ये फॉसिल डेटिंग इसे बोलते हैं। अब बात करते हैं हम विकास एवं वर्गीकरण की। जो विकास है और जिसका वर्गीकरण किया गया है ये किस प्रकार से संभव हो पाया। विकास एवं वर्गीकरण जो दोनों आपस में जुड़े हैं। नंबर 1, जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। जो जीवों का वर्गीकरण है यानी कि जीवों की जो विभिन्नता है, अलग अलग भागों में बांटना, उनके विकास के संबंधों का क्या है, प्रतिबिंब है, उनकी छाया है। 2 स्पीसीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट का होगा। यानी कि जो 2 स्पीसीज हैं, 2 जातियां हैं, उनके मध्य जितने भी लक्षण, ज़्यादा से ज़्यादा लक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतने ही निकट का होगा। यानी कि उनके पूर्वज भी उसी तरह से समान रहे होंगे। जितनी अधिक समानताएं उनमें होंगी उनका उद्भव भी निकट के अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। जैसा कि मैंने बताया, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा समानताएं होंगी उतनी ही समानताएं उनके पूर्वजों में होंगी, उससे अधिक ही। नंबर 4, जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों के जो मध्य समानताएं पाई जाती हैं वो हमें एक समूह में रखने और उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती हैं। काफ़ी महत्व, क्योंकि अगर जीवों में विविधताएं होंगी, समानताएं होंगी, तभी तो हम
देखो, एक विविधता वाले इधर रखेंगे, दूसरी विविधता वाले इधर रखेंगे, तीसरी विविधता वाले इधर रखेंगे, यानी कि इससे क्या होता है, वर्गीकरण में एक समूह में रखने में हमें मदद मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विकास के चरण। तो विकास का जो क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ है, जो विकास जो है क्रमिक रूप से, क्रम रूप से अनेक श्रेणियों में, अनेक पीढ़ियों में हुआ है। नंबर 1, योग्यता को लाभ, आँख का विकास। जटिल अंगों का विकास डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा है संभव नहीं है, यह क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है। जैसे कि प्लेनेरिया में अति सरल आँख होती है, कीटों में जटिल आँख होती है और मानव में द्विनेत्री आँख होती है। नेक्स्ट हमारा जो विकास का चरण है, जिसको हम बोलते हैं गुणता के लाभ, यानी कि गुणों के अनुसार उनके लाभ उठाना, यानी कि पंखों का विकास। जैसे कि पंख, जिसे हम पर बोलते हैं, वो ठंडे मौसम में ऊष्मा रोधन के लिए विकसित हुए थे। यानी किस लिए पंख बनाए गए थे, ठंड के मौसम में जो है ऊष्मा बनाए रखें, यानी कि ठंड ना लग सके, ये ऊष्मा रोधन को, ठीक है, ऊष्मा शोषी बनाए गए थे। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, पक्षियों ने उन्हें उड़ने के लिए उपयोगी बना लिया। उदाहरण के लिए डायनासोर के पंख थे, पर पंखों से उड़ने में समर्थ नहीं थे। जो डायनासोर थे उनके पंख थे, लेकिन पंखों से वो उड़ने में समर्थ नहीं थे। पक्षियों ने परों को उड़ने के लिए अपनाया। ठीक है, हम प्राकृतिक चयन की तो बात कर ही चुके हैं, अब हम बात करते हैं कृत्रिम चयन की। तो कृत्रिम चयन में जो हुआ, इनमें जो है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, जैसे कि बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली संरचनाएं एक समान परिकल्प में विकसित हो सकती हैं। 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था तथा उसने चयन द्वारा इससे विभिन्न सब्जियां विकसित की। इसे हमने क्या बोला, कृत्रिम चयन बोला। जैसे कि जंगली गोभी से हमने गांठ गोभी, ठीक है, और जंगली गोभी से केल, यानी कि केवल चौड़ी पत्तियां वाली गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी और गोभी, ठीक है, इस प्रकार की अन्य 5 प्रकार की गोभियों की हमने क्या की, उत्पत्ति की। तो इसको हम बोलते हैं कृत्रिम चयन। और आप इसको, इनके जो है जो नीचे दिए गए हैं, जैसे कि गांठ गोभी यानी कि फूले हुए भाग, ब्रोकली और केल जैसे कि केवल पत्ती चौड़ियाँ, गांठ पत्तियों के बीच जो है हरी में कमी, ठीक है, पत्तियों के बीच जो है दूरी में कमी, ठीक है। तो इनकी जो ये जो है याद कर लें आप, ठीक है। ये जंगली गोभी का विकास भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं आणविक जातिवृत्त, यानी आणविक जातिवृत्त किसे बोलते हैं। नंबर यह इस विचार पर निर्भर करता है कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जनन के दौरान जो डीएनए में परिवर्तन हुए थे उसकी जो आधारभूत घटना है। दूरस्थ संबंधी जीवों के डीएनए में विभिन्नताएं अधिक संख्या में संचित होंगी। जो दूरस्थ संबंधी जीव थे, मान लो एक इंडिया का जीव था और एक वेस्ट इंडीज का जीव था, यदि उनके बीच जनन करवाया जाए तो उन्हें उनमें जो है विभिन्नताएं अधिक मात्रा में संचित हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं मानव विकास के अध्ययन की। तो जो मानव विकास के अध्ययन का मुख्य साधन है, नंबर 1 उत्खनन, नंबर 2 समय निर्धारण, और नंबर 3 डीएनए अनुक्रम का निर्धारण, और नंबर 4 जीवाश्म अध्ययन, ठीक है। तो सबसे जो प्राचीनतम मानव था वो अफ्रीका मूल में खोजा गया। किसमें? अफ्रीका मूल में खोजा गया, जो फिलीपींस गया, इंडोनेशिया के द्वीपों में गया, पश्चिम एशिया में गया और मध्य एशिया में गया तथा ऑस्ट्रेलिया के द्वीपों में घूमा। घूमने पर क्या हुआ भाई, विभिन्न समूह कभी आगे व पीछे गए, कभी आगे गए, कभी पीछे गए। समूह कई बार परस्पर विलग हो गए, यानी अलग थलग हो गए। कभी अलग होकर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़े, कभी अलग होकर इधर उधर ऐसे आगे दिशाओं में बढ़े। कुछ वापस आकर परस्पर मिल गए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, मानव का एक नया जन्म हुआ। अब जो आनुवांशिकी की कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर परिभाषाएं दी गई हैं, इनको भी देख लेते हैं हम। तो जीन क्या होता है, तो मेंडल ने जीन को कारक या फैक्टर कहा है, ठीक है। जीन को जो है मेंडल ने क्या बोला, कारक या फैक्टर, जो कि फैक्टर है हमारा। जीन जो है आनुवांशिकता की इकाई है, डीएनए की इकाई है, ठीक है। डीएनए की इकाई किसे कहते हैं, जीन को। आनुवांशिकता या डीएनए की इकाई हम बोलते हैं जीन को। अब बात करते हैं युग्म विकल्पी यानी अलील। जो विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेत जोड़ों को हम युग्म विकल्पी कहा जाता है। ये एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं। जी, एक ही जीन के कैसे थोड़े अलग अलग रूप होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर
आप पढ़ लीजिए स्वयं से। मैं यहाँ पर थोड़ा इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। यानी कि जो प्रभाविता है वह जीन जो F1 श्रेणी में प्रकट होता है उसे डोमिनेंस यानी प्रभाविता बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीनी प्रारूप यानी जीनोटाइप। जीव का जीन बे आधार यानी जीन के आधार पर प्रारूप। ठीक है, जीव का जीन के आधार पर प्रारूप जैसे डबल टी या स्मॉल टी। ठीक है, यानी कि टी के रूप में। ठीक है, टी के रूप में प्रदर्शित करना। फिनोटाइप यानी कि लंबे पौधे एवं बैने पौधे यानी कि जीव के बाहरी दृश्य के आधार के रूप में दिखाना। ठीक है, क्या कहलाता है? जीनोटाइप एवं फिनोटाइप। अब बात करते हैं गुणसूत्र। तो गुणसूत्र क्या होता है? धागे जैसी संरचना जो कोशिका के केंद्र में पाई जाती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं गुणसूत्र, जिसमें जो है कोशिका की आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं। गुणसूत्र में क्या होता है? कोशिका की आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, यह गुणसूत्र में उपस्थित होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।